Good morning, students. It's our next topic of fundamental rights, chapter number 2. Right to freedom. Article number 19 to article number 22. आर्टिकल नंबर 19 जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रुप है, तो इसी वजह से इसे क्लस्टर ऑफ वेरियस फ्रीडम राइट्स भी कहा जाता है। जैसे ABCD पार्ट्स में इसे डिवाइड है। जैसे 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। Restrictions can be imposed for law and order, peace, security, and national integrity of the country. 19B, freedom to assemble peacefully एंड विदाउट आर्म्स, यानी हमें पूरी फ्रीडम है कि हम पीसफुल पर्पस से बिना आर्म्स को यूज़ किए या हमारा इंटेंशन मतलब जो है वो वायलेंस का नहीं हो, नॉन वायलेंस जैसी स्ट्रेटजीज़ को लेके हम पीसफुली असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस, अगर हम कहीं पे भी फील करते हैं कि हमें हमारे राइट्स प्रॉपर्ली नहीं यूज़ हो रहे हैं, या हम अगर कोई यूनियन बनाना चाहते हैं, कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास में फ्रीडम है, पर उसका जो पर्पस है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में हो, यानी वो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक ना करता हो, लीगल हो और मॉरटल वर्क के लिए हो, इलीगल और इमॉरटल वर्क के लिए वो नहीं हो। फ्रीडम टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये 19D है, मतलब हमारे पास में फ्रीडम है कि हम अपनी कंट्री के किसी भी एरिया में घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे आर्मी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी एरिया में पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, उन एरियाज़ में हम नहीं जा सकते। जैसे किसी एरिया में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। जैसे जम्मू कश्मीर है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वहाँ पे उतना फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है, तो हम उस जगह पे इतना फ्रीली नहीं आ जा सकते। अदरवाइज़ हम पीसफुली, अगर एरिया है वो एटमॉस्फेयर है, तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है। रीसाइड एंड रीसेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये नेक्स्ट फ्रीडम है कि हम किसी इंडिया के किसी भी पार्ट में रीसेटल हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीद सकते हैं, बस सकते हैं वहाँ पे, हम अपना घर बना सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था आर्टिकल 370 और 351A के अकॉर्डिंग, बट अब वहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। एज ए इंडियन हमें वहाँ कोई नहीं रोक सकता। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। हम टेक्निकल, प्रोफेशनली, हमारी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। भाई, हमें प्रोफेशन चूज़ करना होता है, इसीलिए हम डिफरेंट फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ किया है, आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हमें हमारी ये फील्ड जो है या फिर ये प्रोफेशन या मुझे इस जॉब में जाना है, इसीलिए मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशन के लिए हो, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो, जॉब है, क्लास है, ट्रेड, बिजनेस, किसी भी पर्पस से हो, हम उसके लिए फ्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका सस्पेंशन कैसे है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग गारंटी देते हैं, ठीक है, कि अगर नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो ये राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर किए जा सकते हैं। देर आर सम अदर एक्सेप्शंस, इसके अलावा कुछ अदर एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट का अगर क्वेश्चन आ जाए, या पब्लिक इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। डिफेमेशन एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट की अगर कंडीशन आ जाए, टू चेक द इनकरेजमेंट टू क्राइम, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP अंडर द आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C, अगर ऐसी कंडीशंस भी होती हैं तो भी ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो कन्विक्शंस और फॉर ऑफेंसेस के लिए है, यानी राइट टू एक्यूज्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक्यूज जो है पनिश किया जा सकता है अगर कहीं पे हमें लगता है कि दैट नो पर्सन शेल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेंस ऑफ द सम लॉज, अगर वो कुछ लॉज को वायलेंट नहीं करता है। इसके अलावा वो वेरियस जो पनिशेबल ऑफेंस हैं फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक क्राइम के लिए अगर आपको एक बार पनिशमेंट मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बार बार मिल जाए या बार बार मिलेगा। जैसे जनरली हमारे घर में क्या होता है, मार्क्स नहीं आते हैं तो घर में लाइन से सब डांटना शुरू कर देते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक उसके लिए डांटते रहते हैं, 2-4 दिन तक वही एपिसोड अपने घर में चलता है। बट जुडिशियल प्रोविजंस में ऐसा नहीं होता है,
अगर हम वहाँ देखें तो एक क्राइम के लिए अगर एक बार पनिशमेंट मिल जाती है तो वो रिपीट नहीं होती है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नो पर्सन शेल बी फोर्स टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप फोर्सफुली किसी से अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दिलवा सकते कि भाई मैं फोर्स कर रही हूँ उसे कि तू मेरे अगेंस्ट में बोल या कर, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें हमारी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। ये राइट जो है वो इसी आर्टिकल से प्रूव होता है, इसी आर्टिकल के थ्रू दिया गया है हमें। कई बार क्या होता है कि हम अगर सुसाइड कमिट करते हैं या कोशिश करते हैं तो उसके लिए एफआईआर आ जाती है या केस फाइल होता ही होता है, फिर चाहे वो फाइल क्लोज हो जाए, बट वो इसीलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसे एक लीगल राइट मानता है, इसे एक फंडामेंटल राइट मानता है, यानी आप अपनी लाइफ खुद भी नहीं छीन सकते। कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन, मेडिकली बहुत एक्सट्रीम पेन को फेस कर रहे होते हैं, वो डिमांड करते हैं जुडिशरी से कि हमें डेथ, मरने का राइट जो है वो दे दिया जाए, पर उस कंडीशन में भी जुडिशरी जो है वो उन्हें वो राइट नहीं देती है। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ये फेयरनेस के उसको कॉन्सेप्ट को शो करता है, ठीक है। फेयरनेस इनिशियली ए के गोपालन केस 1950 का था, वाज नैरो एंड लिटरल, बट लेटर इन मेनका गांधी केस जो 1978 में उन्होंने डाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसे इम्पार्ट किया गया था। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड वाज covered under the personal liberty in article number 21। 1993 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यूनाइट जो कृष्णा और अदर केसेस जो थे उसमें ये चीज़ कही थी दैट आर्टिकल नंबर 21 इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन एज एजुकेशन वाज अ मीन्स टू सर्वाइवल, यानी राइट टू लाइफ। इसी के बाद में इसमें कुछ चेंजेस हुए और इसमें जो अमेंडमेंट आया उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21A बना दिया गया जो प्राइमरी और कंपलसरी एजुकेशन को क्लियर करता है, यानी 16 to 14 का जो एज ग्रुप है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। 22 नंबर आर्टिकल सेफ गार्ड फॉर अरेस्ट पर्सन, जिन पर्सनस को अरेस्ट किया गया है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है। दैट नो पर्सन शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द रीज़न ऑफ हिज अरेस्ट। ऐसे नहीं आपको कोई भी आया और पकड़ के ले गया, उसके पास में एक रीज़न होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इशू होना चाहिए, तभी वो आपको अरेस्ट कर सकता है। और कंसर्न पर्सन शिल हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर मुझे किसी ने अरेस्ट किया है, किसी रीज़न की वजह से अरेस्ट किया है, उसके पास अरेस्ट वारंट है, तो उसके बाद मुझे ये राइट है कि मैं अपनी मेरी चॉइस के किसी भी एक पर्सन को एज ए लॉयर, जो लॉयर हैं उनको एज ए लॉयर, मेरा लॉयर अपॉइंट कर सकती हूँ, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स जो हुए हैं उसके अरेस्ट के, उसके अंडर में उसको प्रेजेंट करना होता है, जिससे वो पर्सन जो है वो उसके बाद वहाँ डिसाइड होता है कि इसकी चार्जशीट जाएगी, इसको कस्टडी में रखा जाएगा, इसको रिमांड पे रखा जाएगा, इस केस का क्या होगा। यानी हमारे पास में वेरियस प्लेटफॉर्म हैं, अगर हम अरेस्ट भी किए जाते हैं तो भी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट हो गया तो बस उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस बिहेव करेगी वही उसका सुप्रीम होगा, नहीं, हमें पूरी प्रोटेक्शन उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। आर्टिकल 22 का कुछ एक्सेप्शन भी है, दैट सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल टू अलाइंस में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं अगर ग्रुप की बात होती है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर द राइट्स डू नॉट अप्लाई टू पर्सनस डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग अंडर अरेस्ट किया जाता है उनके ऊपर ये सब नहीं होती हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, आप नहीं रख सकते हैं उसे। डिटेंशन इज़ नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर हैविंग कमिटेड अ क्राइम बट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फॉर डूइंग सो, उसे रोकने के लिए, ऐसा नहीं कि क्राइम को करने के लिए बल्कि उसे रोकने के लिए। जैसे इसके लिए वर्क करती हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, ठीक है, फिर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट है, टाडा हम जिसको बोलते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग बने हुए रूल्स हैं। इनके कुछ फीचर्स हैं दैट नो पर्सन शेल बी डिटेन फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन 3 months, 3 महीने से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। बियॉन्ड दैट एन एडवाइजरी बोर्ड विल एक्सटेंड,
द डिटेन। जब तक एडवाइजरी बोर्ड है जिसके अंडर में आपने उसको रखा है, जब तक वो आपको और आगे इंस्ट्रक्शंस नहीं देती है। प्रिवेंटिव लॉज स्पेसिफाई द डिटेंशन पीरियड ऑफ अ डिटेन। सिर्फ वही लॉज जो हैं, रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, वही उसे आगे चला सकते हैं। Detain after 3 months has the right to know the reason of his or her arrest and to make a representation against the detention, the order। अगर आपने किसी को अरेस्ट किया भी है तो उसके एक लिमिटेड टाइम यानी 3 मंथ्स के बाद में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वाई यू अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। फिर उसके लिए नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे उसके लिए डील किए जाएंगे।